ह्यूमन टच हमेशा रहेगा। हाँ। एआई आपको असिस्ट करेगी टू मेक अ बेटर डायग्नोसिस। आप अपने टाइम को मैनेज करें, प्रिपेयर्ड रहें हमेशा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ नाज़िया FM 107 से एंड वेलकम टू द शो कॉल्ड करियर कंपास नेविगेटिंग द फ्यूचर। दोस्तों, हमारे चाइल्डहुड डेज़ में हमारी अम्मा ने हमें एक बात सिखाई कि कोई भी कभी भी आपसे पूछे कि आपको क्या करना है फ्यूचर में, तो बोलना आपको डॉक्टर ही बनना है। मैं डॉक्टर तो नहीं बन सकी, लेकिन हाँ ये कह सकती हूँ डॉक्टर बनना, ये कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन एक्चुअली इस फील्ड में करियर को परस्यू करना काफ़ी डिमांडिंग भी हो सकता है। डिटर्मिनेशन भी चाहिए, डेडिकेशन भी चाहिए और बच्चे का डिलीजेंट होना भी ज़रूरी है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो उन सभी एस्पायरिंग स्टूडेंट्स के लिए है जो मेडिकल फील्ड में अपने करियर को परस्यू करना चाहते हैं। आज हम मेडिकल फील्ड में किस तरह से एग्ज़ाम्स देना है, एग्ज़ाम्स की तैयारी, किस तरह से खुद को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करना है, इन सभी सब टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। और इन टॉपिक्स पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं, डॉक्टर सैयद जाफरी। तो पहले तो आपको वेलकम कहेंगे, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ नाज़िया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आपका शुक्रिया अदा करूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए, और इसके अलावा FM 107 का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी बात स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकूं। प्लेजर सर, प्लेजर। हमारे साथ स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद हैं, खदीजा मिर्ज़ा। कैसी हैं आप? एंड जी मैं वेलकम। ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। चलिए, तो शुरुआत हम करेंगे हमारे एक्सपर्ट के साथ। तो सबसे पहले डॉक्टर जाफरी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स के लिए सही एज या अप्रोप्रिएट एज कौन सी है जब वो ख़ुद को मेंटली प्रिपेयर कर लें, ये आइडिया वो पुख्ता कर लें कि उन्हें इसी फील्ड को ऑप्ट करना है, और साथ ही एजुकेटर्स और टीचर्स किस तरह का रोल प्ले कर सकते हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट अ बेटर इन्वायरमेंट फॉर देम। इसमें देखिए, मेरी जो सोच है वो ये है कि शुरुआत बचपन से ही हो जाती है। Okay. इसका जो बीज है वो बचपन में ही बो दिया जाता है। और इसमें 5 से 10 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं उनमें हम ऐसा करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता पेरेंट्स जो हैं उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी वाली बात पैदा करें। और ये देखें कि भाई वो बच्चा कितना क्यूरियस है। अच्छा, इसके अलावा जो है उनको एक खूबसूरत तरीके से फ़न वे में साइंस इंट्रोड्यूस की जाए। Okay. क्यूरियोसिटी के अलावा उनके ज़िंदगी में साइंस बहुत ही कुछ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए साइंस इंट्रोड्यूस कर दें। दूसरी बात फिर ये है कि इन सब के अलावा हमें ये देखना है कि बच्चे का पैशन क्या है। Right. और बच्चे के अंदर एम्पैथी हमें पैदा करनी है। तो अगर हम ये सब कर सके तो ये 5 से 10 साल के बच्चों के अंदर अगर हम ये कर सके तो फिर आगे की बात बनती है। उसमें फिर जो है अब हमारे पास टीचर्स का भी रोल आता है, पेरेंट्स का भी रोल आता है। और 10 से 14 साल के बच्चे जो हैं उनको हम और मोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि भाई ठीक है, आप जो है साइंस के कुछ और एक्सपेरिमेंट्स या कुछ डेप्थ में आप साइंस सीखना शुरू करिए। सो ये 10 से 14 साल के बच्चे तो वो साइंस के बारे में जानकारी लेना शुरू कर देते हैं। और उनको जो है उनको एक्सपोजर होना ज़रूरी है कि डॉक्टर क्या होता है। और जैसे अगर देखा जाए तो पेरेंट्स आम तौर पे बचपन में बच्चों को एक किट दिलाते हैं जिसमें स्टेथोस्कोप होता है और एक इंजेक्शन होता है। तो वो इस तरीके का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट के भाई उनको ये एक्सपोज कराया जाए कि भाई ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो तुम आगे चल के यूज़ करोगे, तो इनकी आदत डालना शुरू करो। तो बच्चों को डेप्थ एक्सपीरियंस हुआ अबाउट देयर साइंस। एंड देन दूसरी चीज़ ये हुई कि उनको जो गैजेट्स यूज़ होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, जो इक्विपमेंट यूज़ होता है, उनसे भी एक्सपोज कराया गया। ऑल राइट, वेरी गुड। अच्छा खदीजा, आपका इंटरेस्ट है साइंस में? जी थोड़ा सा मुझे बनना था फॉरेंसिक साइंटिस्ट। ओके। बट देन मैंने सोचा कि दूसरी भी और चीज़ें हैं और उनमें मैंने देखा कि समथिंग इन पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, घर में कभी किसी तरह का कोई इस तरह का दबाव होता है कि यही पर्टिकुलर फील्ड इसी को ऑप्ट करना है पेरेंट्स की तरफ से, ऐसा कुछ होता है? नहीं, कोई डिस्कशन नहीं इस तरह का? ऐसा तो नहीं। कंप्लीट लिबर्टी है कि जो आपको करना है आप कीजिए। जी वेरी गुड। अच्छा खदीजा, आप कुछ पूछना चाहेंगी? जी मैं पूछना चाहूँगी, कैन यू डिस्क्राइब द मोस्ट चैलेंजिंग एस्पेक्ट्स ऑफ मेडिकल स्कूल एंड हाउ डिड यू ओवरकम इट?
जी बेटा, बहुत अच्छा सवाल है आपका। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं मेडिकल स्कूल में। मेडिकल स्कूल की जो पढ़ाई है वो इट्सेल्फ इज़ वेरी चैलेंजिंग। उसमें जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जब स्टार्ट किया तो पहले 3 महीने में ही मुझे लगने लगा कि ये बहुत ओवरवेलमिंग है। वो कैसे कि हम जाते थे, हमारा जो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वो ये होता है कि आप किसी एक लिम्ब से स्टार्ट करते हैं, यानी अपर लिम्ब जिसे कहते हैं। तो हमें अपर लिम्ब से स्टार्ट कराया गया और उसमें ये हुआ कि जैसे ही वो आपका कंप्लीट होता है उसका करिकुलम, तो वो आपसे कहते हैं जी आज अब आपके टेस्ट्स और वाइवास शुरू हो जाएंगे। आप कॉलेज पहुंचते हैं और आपको कहा जाता है कि भाई आज आपका टेस्ट है। जी। कोई पहले से आपको इन्फॉर्म नहीं किया जाता, कुछ बताया नहीं जाता, बट एकदम से कहा जाता है कि आपका टेस्ट है। तो आपको बिल्कुल हमेशा प्रिपेयर्ड रहना है, क्योंकि आपने जो पढ़ाई की है वो जाके आपको शाम में रिवाइज करना है। जो आज आपने पढ़ा वो आपने रिवाइज करके रेडी रखना है, ताकि कल अगर टीचर कहे कि आपका टेस्ट है तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं और उसके लिए बेस्ट तरीका वही है कि आप अपने टाइम को मैनेज करें और प्रिपेयर्ड रहें हमेशा। जी। अच्छा, एक और चीज़ है डॉक्टर जाफरी जी, अभी जो है ये पढ़ाई जो मेडिसिन की है वो कुछ फैमिलीज़ के लिए सो कॉल्ड लोअर मिडिल क्लास तक तो जाइए ही नहीं, और भी मिडिल क्लास फैमिलीज़ भी अफोर्ड नहीं कर पा रही हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर थोड़ी सी अफोर्डेबल एजुकेशन बच्चे हासिल कर सकते हैं, और उसका क्या क्राइटेरिया है, क्या प्रोसीजर्स है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके बारे में भी कुछ बताइए। जी, ये हाँ, अफोर्डेबिलिटी की जैसे आपने बात की, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ख़ास तौर से हमारे जो ख़िते के लोग हैं उनके लिए और मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो है देखिए, ऐसा होता है कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इंडिया में, हम शुरुआत में इंडिया की बात करते हैं, तो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ पे एजुकेशन काफ़ी अच्छी है, सस्ती है, ठीक है। और आप एज अ डॉक्टर जब आप बन के निकलते हैं तो आपका ख़र्चा बहुत ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि गवर्नमेंट आपको सब्सिडाइज्ड एजुकेशन देती है। सही। ठीक है। और आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ से पास आउट करते हैं। बस आपको मेन चीज़ ये है कि यू शुड क्वालिफाई द एग्ज़ाम। तो आप एक दफ़ा क्वालिफाई करके मेडिकल कॉलेज में आ गए तो फिर आपके लिए आसानी हो जाती है कि ठीक है, आप गवर्नमेंट कॉलेज में हैं, अब आप के लिए राह हमवार है। सही। ठीक है। लेकिन कुछ कुछ जगहों पे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको फ़र्ज़ करिए कि आपका नीट का स्कोर अच्छा नहीं आया और आपके पास अब ऑप्शन इंडिया में नहीं है, स्कोर अच्छा नहीं है, अब आपके लिए वो आप मैच नहीं हुए किसी भी कॉलेज में, तो अब आपके लिए प्राइवेट कॉलेजेस बचते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस आर अ लिटिल एक्सपेंसिव और मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मैं चाहूँगा कि बच्चा कॉम्पिटिटिव हो और वो कम्पीट करके गवर्नमेंट कॉलेजेस में आने की कोशिश करें। अच्छा, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के क्या कोई स्पेसिफिक चैलेंजेस हैं या कोई कंसिडरेशन जिन्हें उन्हें वाइल अप्लाइंग ध्यान में रखना चाहिए? मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो हैं, अगर बगैर सोचे समझे एप्लीकेशंस डालने की कोशिश करते हैं तो उन लोगों को थोड़े चैलेंजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी फॉरेन कंट्री में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई बच्चा यहाँ पैदा हुआ, कतर में पला बढ़ा, अब वो जाना चाहता है इंडिया में, तो उसके लिए एक कल्चरल चेंज है, एक कल्चरल शॉक है। तो वो कल्चरल जो शॉक है उसको मैनेज करना पेरेंट्स का भी काम है और बच्चों का भी काम है। तो एक चीज़ वो हो गई। फिर उसमें रिक्वायरमेंट्स देखना कि वहाँ क्या रिक्वायर्ड है, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट विल बी रिक्वायर्ड। कुछ में एक्स्ट्रा फ़ी आपको पे करनी पड़ती है, जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कुछ कोटा होता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, तो अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, ये आपको देखना है। तो इन सब चीज़ों के लिए आप पहले से रिसर्च कर लें कि हम इस कंट्री में जा कर के हम MBBS करना चाहते हैं, मेडिसिन करना चाहते हैं, तो उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। पेरेंट्स भी रिसर्च करें, बच्चा भी रिसर्च करे, और जहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक हो कि हाँ भाई फीस भी ठीक है, बच्चे के लिए माहौल भी ठीक है, तो फिर वहाँ पे फाइनल उसको करें। ये जानना बहुत ज़रूरी है। कल्चर बहुत इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ जो है रिक्वायरमेंट्स जो है। सही। खदीजा, आप कुछ पूछना चाहेंगी? आप क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग सोच रहे हैं इस करियर को लेने के लिए, और सेल्फ मोटिवेशन
के लिए कुछ बताना चाहेंगे आप? अच्छा, तो सेल्फ मोटिवेशन का मतलब बेटा आप ये जानना चाहती हैं कि कैसे वो सेल्फ मोटिवेटेड रहें जी ड्यूरिंग द कोर्स। जी जी, तो देखिए ये एक बहुत लंबा कोर्स है। इंडिया में इसमें 5 साल तो MBBS है और उसके बाद जो है 1 साल की इंटर्नशिप होती है, 5.5 साल लगते हैं पूरे कोर्स को कंप्लीट करने में। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि आपका ख़ुद का पैशन हो टू लर्न। जी तो आपका अगर पैशन है तो आप ये काम खुद से करेंगे। और जहाँ तक मोटिवेशन की बात है, उसमें बेटा छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी जो हम मोटिवेटेड रहें। उसमें पेरेंट्स का भी रोल आता है, उसमें भाई बहन का भी रोल आता है, उसमें हमारे दोस्तों का भी रोल आता है। हम बहुत सारे बच्चों को देखते हैं कि वो एग्ज़ाम्स और जो एजुकेशन है, जो पढ़ाई का तरीक़ा है, उसको लेकर के वो डिप्रेस हो जाते हैं। जी तो ऐसा ना हो, इसके लिए ज़रूरी ये है कि पेरेंट्स जो हैं बच्चों को मोटिवेट करते रहें, उनको सपोर्ट करते रहें, और साथ ही साथ ये हो कि जो फ्रेंड्स हैं उनसे भी एक आपको सपोर्ट मिलता रहे। Okay, well, in the light of increasing focus on preventive care and public health, what new opportunities you see emerging for the medical students? जी, जैसा मैंने बताया था कि पब्लिक हेल्थ जो है वो काफ़ी इमर्जिंग फील्ड है, और इस वजह से भी है क्योंकि अभी हम लोग रिसेंटली पूरी दुनिया कोविड से होके निकली है, और कोविड जो है वो एक पूरी पॉपुलेशन को उसने इन्वॉल्व किया। तो अब लोगों में एक बड़ी जागरूकता टाइप की चीज़ आ गई है कि भाई अब जो है अगर ऐसा हो फिर से कोई ऐसा वायरस आ जाए या फिर से कोई ऐसी महामारी आ जाए कि हम सब इन्वॉल्व हों, तो कैसे इस चीज़ को टैकल किया जाए। तो पब्लिक हेल्थ का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। वहाँ पे ये होता है कि पब्लिक हेल्थ आपको एक रिसर्च की अपॉर्चुनिटी देता है, आपको इंसाइट देता है टू लुक एट द डिजीज़ फ्रॉम पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, यानी पॉपुलेशन लेवल पे आप कैसे इस डिजीज़ को टैकल करें। फॉर एग्जांपल पैंडेमिक आपने कहा, तो पैंडेमिक जो है वो पूरी दुनिया को ग्रिप करती है। तो सेम वे, तो उसको कैसे हम डिजास्टर की तरह से लें और किस तरह से उसको कम्बैट करें, ये आपको इंसाइट क्या पब्लिक ये भी बताते हैं कि प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं? You work on that? ये प्रिवेंटिव और प्रिवेंटिव हेल्थ और हेल्थ प्रमोशन दोनों जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं पब्लिक हेल्थ में। और आजकल जो है ये प्रिवेंटिव हेल्थ के अगर आपको ऑप्टिमाइज करना है रिसोर्सेज को, हेल्थ को कॉस्ट इफेक्टिव बनाना है, हेल्थ की डिलीवरी को कॉस्ट इफेक्टिव बनाना है, तो ज़रूरी ये है कि आप प्रिवेंटिव हेल्थ की तरफ जाएं, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन के लिए अगर आप कोशिशें करते हैं तो ये आता है पॉलिसी से, ये आता है रिसर्च से, ये आता है एनालिसिस से। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हैं थ्रू पब्लिक हेल्थ, तो यू आर एबल टू डू प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। So, how do you see the role of interprofessional collaborations regarding the perspective for the students and how students can better prepare themselves for this threat? अभी जो है ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि कोलैबोरेशन जो है वो एक बड़ा बज़वर्ड है इस वक्त हेल्थ केयर में। क्योंकि पहले क्या होता था कि डॉक्टर है और नर्स है जो आपको हेल्थ केयर प्रोवाइड करती थी। अभी क्या हुआ है कि ट्रेंड चेंज हुआ है और देयर आर अदर स्पेशलिटीज़ विच हैव कम इन। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ डायबिटीज़ का। पहले डायबिटीज़ जो है डॉक्टर और पेशेंट के बीच की बात होती थी। सही। अभी जो है ये इंटरप्रोफेशनल मल्टी डिसिप्लिनरी हो गया है। कैसे इसका ट्रीटमेंट मैं आपको कैसे ही है मैं बताता हूँ। उसमें ये हुआ है कि पेशेंट खुद भी इन्वॉल्व है अपने केयर में, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो उसके पेशेंट के फैमिलीज़ हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, वो उसको हेल्प करती हैं। फॉर एग्जांपल कि किस वक्त दवाई लेनी है, क्या खाना खाना है, घर में जो है वो सारे घर का खाने का स्टाइल बदल जाता है क्योंकि एक बंदा डायबिटिक है। तो ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट हो गया फैमिली की तरफ से। इसी तरीके से इसमें एजुकेटर्स का रोल आता है। पहले डॉक्टर ही एजुकेट करता था, लेकिन देखा गया कि वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि डॉक्टर का टाइम बहुत एक्सपेंसिव है और वो ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों को देख ले उस बीच, ना कि एजुकेशन पे टाइम सर्व करे। तो एक नया प्रोफेशन बन के आया जिसको बोलते हैं एजुकेटर्स।
तो डायबिटीज़ एजुकेटर्स आ गए। डायबिटीज़ एजुकेटर्स आपको एजुकेट करते हैं कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कैसे करें, खाएं तो क्या खाएं। इसी तरह से डाइटिशियंस हैं, जो डाइटिशियन आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट डेली की उस पे काम करते हैं, और वो आपको बताते हैं कि भाई अच्छा, फिर आपके जो है फॉर एग्जांपल पैर में आपके फोड़ा निकल आया या आपके कोई वुंड हो गया, तो उसको जो है डायबिटिक्स में वो फिर फैलने लगता है, यहाँ तक कि एम्पुटेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको कैसे प्रिवेंट करें, इसके लिए पोडियाट्रिस्ट्स हैं। और अब जो है ये पहले एक मेडिसिन वाला डॉक्टर जो है वो पहले देखता था और आपको ट्रीट करता था। अब जो है डायबिटोलॉजिस्ट्स आ गए हैं, जो कि एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हो सकते हैं या फिर उनकी ट्रेनिंग स्पेसिफिकली डायबिटीज़ में हुई है। तो वो डायबिटोलॉजिस्ट और ये पूरी टीम, नर्सेस, टेक्नीशियंस, रेडियोलॉजिस्ट और आपका पोडियाट्रिस्ट, ये सब मिल के आपको केयर प्रोवाइड करते हैं। एजुकेटर, ये सारे मिल करके केयर प्रोवाइड करते हैं। तो दिस इज कोलैबोरेटिव एफर्ट। देखिए, दौर तो हमारा एआई का है, सो हाउ डू यू सी द एडवांसमेंट्स लाइक द टेलीमेडिसिन एंड एआई इम्पैक्टिंग द करियर ट्रेजेक्टरीज ऑफ फ्यूचर मेडिकल प्रोफेशनल्स? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें देखिए, डॉक्टर्स को अब जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही है और नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो डॉक्टर्स को अपने आप को डिजिटली भी इक्विप करना है। डिजिटली इक्विप करने का मतलब दे हैव टू मेक देमसेल्व्स लिटरेट एज पर द टेक्नोलॉजी। तो पहले सिर्फ मेडिसिन पढ़नी होती थी, अब आपको थोड़ा सा डिजिटल अपने आप को प्रिपेयर करना है टू ऑपरेट द कंप्यूटर एंड द टेक्नोलॉजी। तो इसके लिए क्या होता है कि बहुत सारे, जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी आई, फॉर एग्जांपल मैं आपको अपना एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने शुरुआत की थी अपनी करियर की सर्जरी में, तो उस वक्त मैंने लैप्रोस्कोपी सीखी थी। तो उस वक्त रिजिड लैप्रोस्कोप आता था। अच्छा। तो रिजिड लैप्रोस्कोप का मतलब ये होता है कि आपको लैप्रोस्कोप को मूव करना है और उसके लिए आपको अपनी पोजीशन चेंज करनी होती थी। वो रिजिड होता था, एक ही डायरेक्शन में देखता था। बाद में कुछ सालों बाद, 7-8 साल बाद, वो एक फ्लेक्सिबल लैप्रोस्कोप आ गया। तो अब हमको उसकी ट्रेनिंग करनी पड़ी, उसके बारे में हमें जानना पड़ा। तो वी हैव टू रिमेन अपडेटेड। तो इस तरीके से ये होता है कि जैसे ही टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ, हमें भी अपने आप को अप टू डेट करना है। तो अब जो चेंजेस आए हैं वो ये है कि सारा कुछ, देयर इज नो फाइल्स, नो पेन एंड पेपर, इट्स ऑल ऑन द कंप्यूटर। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड कैसे ऑपरेट करना है ये आना चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा सा ज़रूरी है कि आप डिजिटली इक्विप्ड हो। सही। प्लस अब जो नया एक और जो डिसरप्टिव इनोवेशन मैं कहूँगा वो हुआ है, वो है एआई का। तो एआई जो है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि इट विल रिप्लेस। मैं समझता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हेल्थ केयर तो जो बहुत है, सारी सर्जरीज जो हैं वो रोबोट्स वगैरह कर रहे हैं और काफ़ी सक्सेसफुल हैं जी और कम टाइम में बहुत सारे पेशेंट्स की हो रही हैं। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। ये रोबोटिक सर्जरीज जो है वो अब उसका ट्रेंड आ गया है। वो एक और एडिशन है, जैसे मैंने बताया लैप्रोस्कोप से फ्लेक्सिबल हुआ, फ्लेक्सिबल से फिर ये रोबोटिक सर्जरीज। अब वो रोबोटिक, आपने अच्छा बताया कि रोबोटिक सर्जरी का ज़माना है। तो इसमें ये है कि सर्जरी तो वो रोबोट करता है, प्रेसिशन उससे आता है उसको, लेकिन गाइड करने वाला वो डॉक्टर है, जो वो उसको बताता है कि भाई इस लेवल पे जाना है, ये ऑपरेट करना है। या अगर जैसे गामा नाइफ है, वो एक नॉन इन्वेजिव काइंड ऑफ तरीका है टू ऑपरेट ऑन ट्यूमर्स। तो उसकी जो इंफॉर्मेशन है देखने के बाद, वो थ्रू एआई डॉक्टर ही उसको असेस करता है कि भाई ये जो है ये ठीक है कि नहीं, शुड वी गो अहेड विद दिस। तो एक ह्यूमन टच हमेशा रहेगा। एआई आपको असिस्ट करेगी टू मेक अ बेटर डायग्नोसिस। अच्छा खदीजा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज के सारे डिस्कशन का आपका बेस्ट टेक अवे क्या था? सबसे बेस्ट जब उनने बताया कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पैशन ऑफ द पर्सन, और हमें किसी को कुछ चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए, और जो बच्चा जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हो वही उसी में फोकस करना चाहिए उसको। राइट, बहुत ही अच्छी बात। अच्छा, थैंक यू सो मच। हमें पता ही नहीं चला कि हमने इतनी लंबी आपसे बात की और आपने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हमारे लिसनर्स तक, हमारे स्टूडेंट्स तक पहुंचाए हैं। आप इस टॉपिक को किस तरह से कंक्लूड करना चाहेंगे? देखिए, चूँकि इसमें बच्चों का इन्वॉल्वमेंट है, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है और एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, तो मैं हर पेरेंट को यही एक सलाह देना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को असेस करें
और बच्चों को भी खुद को एक सेल्फ अवेयर होना चाहिए, असेस करना चाहिए कि क्या वो इस कमिटमेंट के लिए प्रिपेयर्ड है कि नहीं। और अगर कमिटमेंट के लिए प्रिपेयर्ड हैं और उनके अंदर पैशन है तो वो इसके लिए ज़रूर जाए, क्योंकि इससे अच्छा प्रोफेशन नहीं है। एक बात। और इसके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि कुछ पेरेंट्स को जो है फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे टूल्स हैं ऑनलाइन, वो उनका इस्तेमाल करके ये असेसमेंट करें कि क्या वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हैं, और अगर वो प्रिपेयर्ड हैं तो ज़रूर जाएं। बेस्ट ऑफ लक। मैं उन पेरेंट्स को भी और उन बच्चों को भी सैल्यूट करता हूँ जो इस कमिटमेंट के लिए तैयार हैं। वाह, बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने कंक्लूड अच्छे तरीके से किया। थैंक यू सो वेरी मच, आपने वक्त निकाला और आप आए और आपने हमसे जो है इतने वैल्यूबल इंसाइट्स शेयर किए। थैंक यू वेरी मच FM 107 फिर एक बार, और नाज़िया जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू इस एपिसोड के लिए और इस अपॉर्चुनिटी के लिए। थैंक यू सो मच, और थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया खदीजा आपका भी। जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर।